Hello students, welcome to a new session of Business Studies and Management. Today in this session we are going to discuss about business environment. In our last class we have discussed about the concept of business environment. ठीक है? So I hope आप सबको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट एक्चुअली होता क्या है. सिंपल एनवायरनमेंट जो कि है अपना सिंपल एनवायरनमेंट, द थिंग्स सराउंडिंग अस, है कि नहीं, अपने चारों तरफ जो भी हैं फैक्टर्स, बायोटिक एंड एबायोटिक थिंग्स, ओके, उसको लेके हमारा बनता है एनवायरनमेंट, जो कि हमारे एक्टिविटी से एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट आता है और एनवायरनमेंट के कुछ चेंजेस से, एक्टिविटीज से हमारे ऊपर इंपैक्ट आता है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जब भी हम कोई अपना इंपॉर्टेंट और अपने कैरियर को रिलेटेड, लाइफ को रिलेटेड और एक्टिविटीज को रिलेटेड, है कि नहीं, जो कि है एज वी नो ह्यूमन बीइंग्स हैव टू एक्टिविटीज, दैट इज इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक सोशल एक्टिविटी, है कि नहीं. सो दोनों एक्टिविटी हम कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि एनवायरनमेंट में उसका इंपैक्ट क्या जाएगा. अगर ये काम हम करेंगे तो एनवायरनमेंट में जब ये जाएगा तो उससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा और या नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा. अगर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा तो वी कैन गो अहेड, अगर नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा हमें पता चल रहा है तो वी स्टॉप दैट, है कि नहीं, हम कोई अदर प्लान करते हैं. ये सुन लो, वही है जैसे कि आप लोग कोई एक कोर्स में जब एडमिट करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपका कुछ एम होता है कि हाँ ये कोर्स में अगर एनवायरनमेंट में ऐसा डिमांड है तो ये कोर्स करने से अच्छा रहेगा. तो कि चलो अभी टेक्नोलॉजी का दुनिया है तो टेक्नोलॉजी में ज्यादा फील्ड है, कॉमर्स फील्ड में ज्यादा स्कोप है, क्लियर, और कोई ये फील्ड में कुछ ज्यादा स्कोप नहीं है, एनवायरनमेंट में इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, इसका कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, तो हम ये कोर्स नहीं करते हैं, है कि नहीं. लाइफ में भी जब भी आप कुछ प्रोफेशन चूज करते हो, जब भी आप कोई काम करते हो, आप देखते हो कि वो मतलब उससे एनवायरनमेंट में कुछ बेनिफिट मिलेगा कि नहीं, है कि नहीं. अगर बेनिफिट, क्योंकि हम सारा काम करते हैं अपने बेनिफिट के लिए, अपने और अपनी फैमिली के बेनिफिट के लिए, है कि नहीं. तो अगर हमें लगता है कि ये चीजों से कुछ बेनिफिट मिल रहा है तो हम काम करते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करते. इट मीन्स आवर एक्टिविटी इज प्योरली डायरेक्टली डिपेंड अपॉन आवर एनवायरमेंट, है कि नहीं. हम जो भी करेंगे एनवायरमेंट से ही हमें वो रिफ्लेक्शन मिलेगा. जैसे कि सन रे, है कि नहीं, सन रे आता है, फिर क्या होता है, सरफेस में आके लगता है, फिर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करने के बाद हमें जो भी मिलता है, हम अभी देख रहे हैं, हम जितना भी हमें सन का, रे का जितना भी हमें बेनिफिट मिलता है, वो विटामिन ले लो और नहीं तो लाइट ले लो, जिसका भी, क्लियर, बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन. ये सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है. अगर सोचो कि सरफेस नहीं होता, अपना जमीन नहीं होता, तो वो लाइट चला जाता, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता. वैसे हम भी जो काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, हम सोचो कि सर एनवायरमेंट का रिक्वायरमेंट क्या है, द इंपोर्टेंस बहुत है, क्योंकि एनवायरमेंट है तभी हमें पता चलता है कि हमारे काम का बेनिफिट क्या मिला हमें, है कि नहीं. हम कुछ करते हैं, हम काम किए, हमें पैसा मिला, हमें रेपुटेशन मिला, हमें प्रेस्टीज मिला, रेस्पेक्ट मिला, दैट इज द बेनिफिट. अगर एनवायरमेंट नहीं होता, हमारे चारों तरफ लोग नहीं होते, हमारे चारों तरफ एनवायरमेंट नहीं होता, तो हम कुछ नहीं कर पाते, है कि नहीं. हम जो भी रिसोर्सेज यूज करते हैं वो कहां से आता है, एनवायरमेंट से आता है. हम किसके लिए करते हैं, लोगों के लिए करते हैं, वो भी एनवायरमेंट से ही आता है. क्लियर, ठीक है. तो दैट इज द बेनिफिट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट, क्लियर. एंड उसके बाद मैंने आपको लिंक अप किया था कि हमें इंसान को हटा के वहां पे रख दो ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर नेचुरल पर्संस एंड बिजनेस एनवायरमेंट, बिजनेस आर, वो क्या है, वो भी एक पर्सन है, बट वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, दोज आर क्रिएटेड बाय लॉ. ये सुनो, तो बस उन्हीं पे भी वही इंपैक्ट आता है, बट उन लोगों का एनवायरमेंट में जो है अपना जो नेचुरल एनवायरमेंट वो है, उसके साथ साथ और भी एनवायरमेंट होता है जिसके कि क्या होता है, थोड़ा अलग रहता है कि नहीं. तो जैसे कि हमने देखा था, तो सोचो कि ये है अपना बिजनेस, है कि नहीं, ये है अपना बिजनेस, दैट इज द बिजनेस, दिस इज आवर स्ट्रक्चर, है कि नहीं. ये अपना है जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें है अपना बिजनेस, क्लियर. सो इसमें क्या होता है, जो एनवायरमेंट होता है, ले लो, ये होता है अपना क्या है, ये है अपना इंटरनल, क्लियर, ये है अपना इंटरनल और ये जो है एक्सटर्नल, है कि नहीं. इसी से चारों तरफ घिरा हुआ है, ओके. तो जो बिजनेस का इंटरनल होता है, इंटरनल जो कि आवर पॉलिसीज, आवर प्लान्स, क्लियर,
पॉलिसी, ये सब मैं आपको बताऊंगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी मैं जस्ट आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो बिजनेस में पॉलिसी, प्लान, आवर मैनेजमेंट, क्लियर, आवर टेक्निक, आवर ऑब्जेक्टिव, ये जो सारे हैं ये है अपने क्या, ये सारे हैं अपने इंटरनल फैक्टर, जिसको कि लेके हम अपना प्लान, पॉलिसी हर कुछ बनाते हैं, जिसको कि हमें इंप्लीमेंट और इफेक्टिवली अचीव करना है। उसके बाहर जो फैक्टर और हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और क्या है कि जो इंटरनल फैक्टर ये अपने कंट्रोल में है कि नहीं, कंट्रोल में है श्योरली। आपके जो अपना है वो हमारे कंट्रोल में, मतलब इसके साथ हम क्या करने वाले हैं, अपना ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पॉलिसी क्या होगा, प्लान क्या होगा, एवरीथिंग डिसाइडेड बाय अस। सो वी आर द प्योर कंट्रोलर ऑफ दिस एनवायरनमेंट। बट एक्सटर्नल में जो होता है वो हमसे कोई लिंकअप नहीं है, मतलब हमसे लेके नहीं होता है। नो डाउट हमसे इंपैक्टेड होता है, उससे हम इंपैक्ट होते हैं, बट दोज आर नॉट ओनली इफेक्टेड बाय अस, बाय ओनली आवर बिजनेस। ये जो है प्योरली पर्सनल, इसको जो हम क्या बोलते हैं, प्योरली पर्सनल, ठीक है। इंटरनल जो है प्योरली पर्सनल है, वो मतलब इंडिविजुअली हमारे ऊपर ही इंपैक्टेड है, क्लियर। ओनली द स्पेसिफिसिटी इज ओनली अपॉन अस, क्लियर, ओनली अपॉन आवर बिजनेस, इंडिविजुअल इंपैक्ट हमारे बिजनेस के साथ ही लिंकअप है। बट ये जो एक्सटर्नल सिर्फ हमारे बिजनेस के साथ लिंकअप नहीं है, इसका लिंकअप पूरे दुनिया में, पूरे कंट्री में, पूरे रीजनल में, हमारे जो एरिया में जितने भी सारे बिजनेस हैं सबके ऊपर इंपैक्ट डालता है, सबका इंपैक्ट यहां से आता है कि नहीं। तो ये जो है ना पूरा इनडायरेक्ट हो गया, इसके ऊपर हमारा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, क्लियर। जिसको कि हमारा क्या है, हमारा है जो गवर्नमेंट का प्लान्स, क्लियर, लीगल, लॉ, पॉलिटिकल, क्लियर, कल्चरल, आवर सोसाइटी और पब्लिक, टेक्नोलॉजी, आवर ग्लोब, क्लियर, एंड द नेचुरल फैक्टर्स। ये जो सारे हैं ना, ये जो है फैक्टर्स टोटली अनकंट्रोलेबल, हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें ये क्या करना पड़ता है, इसी के ऊपर हमें ज्यादा फोकस देना पड़ता है, क्लियर। बिजनेस एनवायरनमेंट मतलब हर किसी मतलब एवरीथिंग जाता है, इंटरनल भी जाता है, एक्सटर्नल भी जाता है, बट बिकॉज ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इज विद इन आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल से चलता है, इसलिए वो इतना क्या हमारे लिए इतना ज्यादा टेंशन वाला कोई चीज नहीं है। उसको लेके हम इजीली कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, कभी भी चेंज कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्लान बना सकते हैं। बट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, हमारे हाथ में वो नहीं है। तो जब भी हम बिजनेस एनवायरनमेंट को इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना हमारे लिए जरूरी क्या है, क्योंकि अगर हम उसके हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे तो हमारा हर कोई डिसीजन फेल हो जाएगा। तो इसके लिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट में हम बेसिकली एक्सटर्नल फैक्टर्स पे ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स को ही ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, ठीक है। तो जो हमारे कंट्रोल से बाहर है उसके लिए ज्यादा फोकस डालना पड़ता है, और जो हमारे कंट्रोल में है वो उसके लिए ज्यादा फोकस नहीं डालना पड़ता है कि नहीं, क्योंकि उसके बारे में हमें डिटेल में सब कुछ याद है, हमें पता है हम कभी भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये सुनो, जैसे कि आपको ले लो, आपका एग्जाम है, आपका जो 5-6 पेपर है, उसमें आप पहले क्या करते हो, जो आपका सबसे बेस्ट पेपर है, जो आपका सबसे बढ़िया आता है, वो आप थोड़ा कम रिवाइज करते हो। बट जो कि सबसे टफ है, जो कि आपके लिए सबसे मुश्किल है, उसके लिए आप ज्यादा टाइम देते हो, उसको ज्यादा एनालाइज करते हो, ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो पाए। बस वही, ये जो इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हमें आता है, सब कुछ हमारे हिसाब से होता है, तो इसके ऊपर इतना फोकस नहीं डालना पड़ता है। बट जो एक्सटर्नल है उसके ऊपर ज्यादा फोकस डालना पड़ता है, क्योंकि वो जो थिंग्स में है ना, उससे हमारा रिजल्ट पूरा का पूरा इंपैक्ट आ जाएगा, क्योंकि इसके बारे में हमें इतना कुछ नहीं पता, क्लियर, हमें इतना कुछ नहीं आता है, और वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। ओके, क्लियर, आ गया समझ में? ठीक है, तो दैट वाज द थिंग अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम कॉन्सेप्चुअल थिंग्स अबाउट बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि बेसिक मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का। ओके, बेसिक मीनिंग, जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी बताया कि मीनिंग क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि द टोटल फैक्टर्स
or forces that surround. Clear? The total factor or forces that surround a business, and put impact on it is known as its environment. Clear? It's known as its environment. Its मतलब business का environment. The total factor or forces that surround a business, जो कि business को पूरा surround करके रखे हैं, और put impact, वो business के ऊपर impact डालते हैं, on it is known as its environment. Clear? So in other word, business environment is the totality of all external factors. टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर. यहां पे मैंने एक्सटर्नल क्यों बोला, आप बोले सर इंटरनल क्यों नहीं बोले, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बोला कि इंटरनल फैक्टर हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम उसको इतना एनवायरनमेंट के बेस में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना है, उसको लेके हमें कोई ज्यादा हार्ड एंड टफ रूल नहीं लेना है कि नहीं. क्लियर? ठीक है ना. तो इस बट एक्सटर्नल हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो एनवायरनमेंट मतलब हम प्राइमरी सेकेंडरी. ठीक है. प्राइमरी अपना फोकस क्या है, प्राइमरी फोकस है एक्सटर्नल, बट अगर हम देखेंगे सेकेंडरी आता है अपना इंटरनल. ठीक है. तो हम कभी भी किसी को बोलते हैं किसके बारे में, तो प्राइम पहले बोलते हैं, फिर उसके बाद सेकेंडरी आते हैं. तो अगर प्राइम मीनिंग हम बोलेंगे तो हम क्या बोलते हैं कि business environment is the totality of all external forces or factors that affect the business and its activities. Clear? And those are beyond the control of the management, beyond the control of the management. क्योंकि हर चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारा मैनेजमेंट टीम है, तो ये मैनेजमेंट टीम जिसको हमने अपॉइंट किया है कि सारे डिसीजन आपको लेना है, वो उससे भी बाहर चले जाता है. तो इसके लिए हमें उसके लिए डिटेल स्टडी करना पड़ता है. ठीक है. क्लियर? उसी को बस हम बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरमेंट. ओके. क्लियर? It consists of various factors. Those have direct and indirect impact on business. Direct and indirect impact on business. कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली बिजनेस को इंपैक्ट करते हैं, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो कि इनडायरेक्टली फैक्टर करते हैं. ठीक है. तो डायरेक्ट, जैसे मैंने बोला था, डायरेक्ट फैक्टर्स आल्सो नोन एज, डायरेक्ट फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो फैक्टर्स. क्लियर? डायरेक्ट फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज माइक्रो फैक्टर्स और स्पेसिफिक फैक्टर्स. ठीक है. फैक्टर और उसको हम एनवायरमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है. ये जो बोला ना डायरेक्ट फैक्टर नोन एज माइक्रो फैक्टर, द वर्ड वी कैन यूज फैक्टर. देख लो, फैक्टर इज आल्सो इक्वल टू एनवायरमेंट, क्योंकि फैक्टर्स को लेके ही, फैक्टर्स को ही हम एनवायरमेंट बोलते हैं. जो कि मैंने यहां बोला माइक्रो फैक्टर, सो वी कैन आल्सो कॉल इट माइक्रो एनवायरमेंट. स्पेशल फैक्टर, सो वी कैन आल्सो कॉल इट स्पेशल एनवायरमेंट.
ओके, क्लियर? आ गया समझ में? तो उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो फैक्टर्स। और इनडायरेक्ट जो होता है, इनडायरेक्ट फैक्टर्स आल्सो नोन एज मैक्रो फैक्टर्स और जनरल फैक्टर्स। फैक्टर, फोर्स, एनवायरमेंट, जो भी हम बोलेंगे, ठीक है? क्लियर? माइक्रो डायरेक्ट को हम बोलते हैं माइक्रो फैक्टर्स और इनडायरेक्ट को बोलते हैं मैक्रो फैक्टर्स। दोनों कौन से में आते हैं? दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है किसमें? जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। क्लियर? दोनों को हम बोलते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ टू, दैट इज डायरेक्ट इंपैक्ट, इनडायरेक्ट इंपैक्ट। Direct impact is known as micro, indirect impact is known as also macro. ठीक है? क्लियर? आ गया समझ में इतना? Then the micro factors, next point अगर हम लेंगे मीनिंग का, the micro factors और नो जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर्स, यस और नो? स्पेसिफिक फैक्टर्स इंपैक्ट और क्या करता है? जो कि इफेक्ट करता है हमें। इंपैक्ट और इफेक्ट ओनली आवर बिजनेस इंडिविजुअली, ओनली आवर बिजनेस इंडिविजुअली। ये क्या करता है? सिर्फ अपने बिजनेस को ही इंपैक्ट में लाता है, इंपैक्ट डालता है। ठीक है? क्लियर? और इसके बारे में अगर और हम बोलेंगे, क्लियर? इसके बारे में अगर हम बोलेंगे और क्या है कि दीज आर बियॉन्ड कंट्रोल बट कैन बी, ये भी बियॉन्ड कंट्रोल है बट दे कैन बी कंट्रोल्ड, they can be controlled somehow with extra efforts of management. क्लियर? ये जो है ना, जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, ये इसको हमने स्पेसिफिक बोला। क्यों स्पेसिफिक बोला? क्योंकि ये ओनली हमारे बिजनेस के ऊपर ही इंपैक्ट डालता है, ये किसी और के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालेगा। मतलब हमारे जो माइक्रो फैक्टर है उनका इंपैक्ट सिर्फ हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड है। ठीक है? क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। और ये जो है ना, बियॉन्ड कंट्रोल, नो डाउट दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल मतलब बियॉन्ड कंट्रोल, बट somehow they can be controlled by the management. Clear? With extra effort. उसके लिए ना थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट, मतलब मैनेजमेंट अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने के लिए जितना एफर्ट करता है उससे और थोड़ा ज्यादा अगर करे, पॉसिबिलिटी है, तो वो एक्सटर्नल के जो है प्राइम पार्ट, एक्सटर्नल का प्राइम पार्ट जो है माइक्रो एनवायरनमेंट, उसको वो कंट्रोल कर सकता है। देखो मैं आपको डायग्राम बता देता हूं। सोचो कि ये है बिजनेस, ठीक है? ये है बिजनेस, क्लियर? ये है अपना बिजनेस, ये है अपना इंटरनल एनवायरनमेंट, क्लियर? उसके बाद उसके बाहर जो है ये वाला सारा क्या है? ये है सारे एक्सटर्नल, ठीक है? ये सारे हैं एक्सटर्नल। देन जब आप बिजनेस से बाहर जाते हो तो इमीडिएटली बाहर चले गए, दैट इज योर एक्सटर्नल। तो इमीडिएटली जाते ही आपको और एक लेयर मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं क्या कि माइक्रो, क्लियर? जिसको हम बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। उससे अगर और थोड़ा लेयर में अगर बाहर जाओगे तो वो आपको क्या मिलेगा कि मैक्रो। ठीक है? माइक्रो एंड मैक्रो, बस यही चारों तरफ यही है, मैक्रो का ही फैक्टर है। ठीक है? उसके बाहर और कोई लेयर नहीं। आप बोलोगे सर ग्लोबल भी इसी में आता है। पूरा जो ग्लोब, द होल, वो मतलब पूरा जो यूनिवर्सल हम जो ग्लोबल बिजनेस करते हैं, इंडिया का प्रोडक्ट यूएस जाता है, यूएस का प्रोडक्ट इंडिया आता है, इंडिया का प्रोडक्ट चाइना जाता है, चाइना का जापान जाता है, इसको हम बोलेंगे ये जो ग्लोबल है ना, ये ग्लोबल में मैक्रो में ही जाता है। तो बेसिकली 3 है, एक तो है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में 2 पार्ट है, माइक्रो मैक्रो। तो ये जो है ना, ये जो है पूरा का पूरा अपना कंट्रोल में आ जाता है कि नहीं? ये जो पार्ट है इंटरनल मैनेजमेंट के पूरे कंट्रोल में है,
वो जितना एफर्ट डालता है ना उसमें ये पूरा का पूरा कंट्रोल में आ जाता है। फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा तो ये जो माइक्रो फैक्टर को भी ये समहाउ अपने कंट्रोल में ला सकता है। क्लियर? ये जो माइक्रो फैक्टर में कौन कौन जाते हैं, अगर मैं बोलूंगा अभी नेक्स्ट पॉइंट में तो आपको आ जाएगा कि हाँ सर ये सब हमारे कंट्रोल में है, हम मतलब इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे बात से, हमारे एक्टिविटीज से, मतलब ये हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम अगर कुछ बोले तो ये हमारे साथ मतलब हमारे साथ हमारे लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं कि ये हमारे कंट्रोल में कुछ आ सकते हैं अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालें। ठीक है, और जो मैक्रो फैक्टर है वो कभी भी हमारे कंट्रोल में। क्लियर? ये लोग सारे हमारे डिसीजन से काम करेंगे, बट बिजनेस मैक्रो फैक्टर के हिसाब से काम करता है। मतलब बिजनेस अपने अंदर के लोगों को अपने हिसाब से नचवाता है कि नाचो, बंद करो, ये करो, वो करो, डिसीजन देता है, ये लोग सारे काम करते हैं। बट जो एक्सटर्नल है ना वो बिजनेस को ऑर्डर देता है, ये करो, वो करो, ये प्रोडक्शन बंद करो। अभी जो देखो ना जब पेंडेमिक का टाइम आया है कि नहीं, जो अपने गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि सब कोई अपना मैन्युफैक्चर बंद कर दो, बिजनेस सब कुछ सेटल कर दो, डाउन कर दो, शट डाउन कर दो। तो दैट इज मैक्रो, उसमें हमारा कुछ कंट्रोल नहीं है। इसमें आप थोड़ी ना बोलोगे कि सर नहीं मैं करूंगा ही, करोगे तो फाइन दोगे, नहीं कर सकते आप, तो योर बिजनेस इज इंपैक्टेड बाय देम। क्लियर? बट जो बिजनेस इंटरनल बिजनेस में है और आपका जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है नहीं, जो पढ़ाई कर रहे हो, जो भी जॉब कर रहे हो, वो सारे बिजनेस के अंदर इंटरनल, तो बिजनेस डिसीजन लेता है कि हाँ ये लोगों को हम ऐसा क्लासेस देंगे और इन लोगों को घर पे बिठा के काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम, और वीडियो क्लासेस देंगे, लाइव क्लासेस देंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए। क्लियर? और नहीं तो इन लोगों को ऐसा शेड्यूल में हम क्लास देंगे और इसको सैलरी में कट कर देंगे। क्लियर? ऐसा जो है ना ये उसका अपना बिजनेस डिसीजन है, वो अपने हिसाब से लेगा, बट करना क्या है वो गवर्नमेंट ने बता दिया कि आपको बंद करना है, तो दैट इज मैक्रो फैक्टर। ठीक है, आ जाओ यार। तो अगर बिजनेस थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना तो वो अपने ये जो है पाथ को मैक्रो फैक्टर को कंट्रोल में ला सकता है। तो इसमें आता क्या है, अभी बोलोगे आप सर कि इसमें ऐसा क्या क्या आता है। क्लियर? जो कि आप बोल रहे हो ये हमारे कंट्रोल में है, तो क्या क्या आता है, जैसे कि है माइक्रो एनवायरमेंट। क्लियर? कंसिस्ट ऑफ आवर कस्टमर्स, सप्लायर्स। ओके, कौन कौन है इसमें? इसमें है हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, क्लियर, हमारे कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर। ओके, देन आवर इन्वेस्टर्स, जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, और मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। मार्केटिंग इंटरमीडिएट मतलब आपका प्रोडक्ट जब आप प्रोडक्शन करते हो तो उसको बेचने में, ठीक है, और उसको सेटल करने में और उसको परफेक्टली सेल करने में जो लोग आपको हेल्प करते हैं, दैट आर नोन एज मार्केटिंग इंटरमीडियरी। जैसे कि आप लोग पढ़े हो, क्लियर, द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में, कि प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोड्यूसर पहले प्रोड्यूस करता है कि नहीं, फिर उसके बाद वो किसको देता है, द वेरियस चैनल जो हमने बोला, ठीक है कि नहीं, फिर उससे बाद यू क्या देता है कि प्रोड्यूसर टू डायरेक्ट कस्टमर्स दैट इज आवर जीरो लेवल, है कि नहीं। देन क्या है, प्रोड्यूसर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर, दैट इज आवर वन लेवल, ये है जीरो लेवल, है कि नहीं। जीरो लेवल मतलब जीरो मतलब इंटरमीडिएरी, नो इंटरमीडिएरी, जीरो इंटरमीडिएरी, बिकॉज प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कस्टमर पे आ गया। बाकी ये हो गया वन, इसलिए इसको बोलते हैं वन लेवल, क्लियर, क्योंकि इसमें वन इंटरमीडिएरी है। देन प्रोड्यूसर टू होलसेलर, क्लियर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू कस्टमर। इसमें कौन आ गए, इसमें दो जन आ गए, होलसेलर रिटेलर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टू लेवल, क्लियर। बाकी जो नेक्स्ट है जाता है क्या, प्रोड्यूसर, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर बोलता है किसको, एजेंट्स को बोलता है, वो एजेंट्स होता है, एजेंट्स कांटेक्ट करते हैं होलसेलर्स को, क्लियर, होलसेलर कांटेक्ट करते हैं रिटेलर को, और फिर रिटेलर किसको बेचते हैं, कस्टमर को। इसको हम बोलते हैं थ्री लेवल, ठीक है ना। तो ये जो है एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, थ्री लेवल। तो ये जो सारे हैं ना,
ये जो रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, ये सारे हैं अपने मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, जो कि हमारे मार्केटिंग के लिए हमें हेल्प करते हैं, जो कि हमारे लिए एडवर्टाइज करते हैं, हमारे लिए प्रमोट करते हैं, हमारे लिए चीजों को बेचते हैं। क्लियर? सेल्स एजेंट, ये सारे मार्केटिंग इंटरमीडिएट। तो ये सारे क्या किस में आते हैं? ये सारे हमारे आ जाते हैं माइक्रो फैक्टर्स में। तो आप बोलो, अभी आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा मतलब सोचो कि सर ये हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं कि नहीं? यस, आ सकते हैं। सोचो कि कस्टमर बोल रहा है कि नहीं, आपका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है कि नहीं, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं चल रहा है, मैं आपका प्रोडक्ट नहीं लूंगा। तो हम उसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट एक्स्ट्रा, नहीं सर आप मतलब टेंशन मत लीजिए, आपको हम अच्छा प्रोडक्ट देंगे। और इमीडिएटली उसका दिमाग खराब है ना, तो सर आप अभी ये रखिए और ये फ्री ले जाइए, ठीक है, आप इसका पेमेंट भी मत कीजिए, आप नहीं एंजॉय कीजिए, हम नेक्स्ट लॉट में आपको डेफिनेटली परफेक्ट चीज दे देंगे। तो क्या हुआ इसमें? ये अभी कस्टमर चलो ठीक है हम देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। बाकी अपना सप्लायर बोलता है कि आप मतलब क्रेडिट में चीज लेते रहते हो, पेमेंट नहीं करते हो, मैं आपको अभी चीज नहीं दूंगा। तो हम क्या बोलते हैं? नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कुछ पेमेंट कर देते हैं और कुछ बेनिफिट और कुछ आपको नए एजेंट और कुछ आपको नए कस्टमर्स दिलवा देते हैं, तो आपको बेनिफिट होता है। तो वो सोचेगा कि हाँ चलो ठीक है, मुझे एक नया कस्टमर मिला है कि नहीं, इसके वजह से नया कस्टमर मिला और थोड़ा कुछ पेमेंट मिल गया और थोड़ा कुछ मॉर्गेज वाला रख गया, तो हो गया। कंपटीटर भी हमारे कंट्रोल में है कि नहीं? अगर सोचो कि मार्केट में आपने अपना प्रोडक्ट 10 में से कर दिया 12, तो आपको कंप्यूटर क्या बोला, वो भी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 12 में आ जाएगा, है कि नहीं? तो हमारे कंट्रोल में। तो अगर आप उसके प्राइस को घटाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? 12 में आप करोगे 10, तो वो क्या करेगा? वो लगा साला कंपटीटर वो 10 में आ गया, मुझसे कोई चीज नहीं लेगा, तो मैं भी 10 कर दूंगा। तो आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा डिसीजन, टेक्निक, मेथड अगर यूज करोगे तो आप ये सबको कंट्रोल कर सकते हो। अगर इन्वेस्टर बोलेगा कि आपका बिजनेस डूबने वाला है, मैं अपना पैसा ले जाऊंगा, आप बोलोगे नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, बिजनेस अपना ये है, आप उसको व्यू पॉइंट दिखाओगे, फोरकास्ट करोगे और इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे, तो बोलेगा हाँ चलो ठीक है। और बाकी इंटरमीडिएट ये भी अपने बेनिफिट के हिसाब से काम करते हैं, अगर हम उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे तो ये हमारे कंट्रोल में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम इनको क्या बोलते हैं कि दे आर द माइक्रो फैक्टर्स, क्योंकि ये सारे हमारे कंट्रोल में हैं। ओके क्लियर? देन बाकी जो है अपना मैक्रो फैक्टर, द मैक्रो फैक्टर्स आर आल्सो नोन एज जनरल हम क्यों बोलते हैं जनरल? जैसे कि स्टेटमेंट आपको मालूम है ना, स्टेटमेंट, 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट आते हैं, एक तो है जनरल स्टेटमेंट, ठीक है, और दूसरा है स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ठीक है। जनरल स्टेटमेंट, स्पेसिफिक स्टेटमेंट, ये दोनों समझो। मैं क्लास में कुछ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि व्हाट इज जर्नल, ओके, आई आस्क ए क्वेश्चन व्हाट इज जर्नल, क्लियर? तो ये एक स्टेटमेंट हो गया। अभी ये स्टेटमेंट को मैं जनरल फॉर्म में भी भेज सकता हूं, स्पेसिफिक फॉर्म में भी भेज सकता हूं। मैं तो बोल सकता हूं क्या कि बोलो, मैं बोलूंगा कि यू मिस्टर ए, यू से व्हाट इज जर्नल। मिस्टर ए जो स्टूडेंट का नाम है एक, मिस्टर ए यू से व्हाट इज जर्नल। ये क्या हो गया? ये जो क्वेश्चन का आंसर अभी बोलो कौन देगा? बी थोड़ी ना बोलेगा कि सर मैं बोलूं, सर मैं बोलूं, 1000 हाथ थोड़ी ना खड़े होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ए को ही आंसर बोलना है और कोई भी अपना मुंह नहीं खोलेगा, पूरा क्लोज, क्लियर है कि नहीं? तो ये क्या गया? स्पेसिफिक। मैंने उसी को बोला तू ही बोलना है, तुम्हें ही बोलना है और किसी को नहीं बोलना है, तो ये हो गया क्या? स्पेसिफिक। दैट इज स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफाइड, ओके, स्पेसिफाइड पर्सन और थिंग, किसी को भी ले लो, स्पेसिफिक, ओनली वन। ये जो इंपैक्ट है ओनली वन और फ्यू, वन ले लो, फ्यू नहीं ले लो, ओनली वन, दैट इज स्पेसिफिक। बट ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि कौन बोलेगा व्हाट इज जर्नल, तो सोचो कि A to Z है अपने स्टूडेंट्स क्लास में, सारे हाथ टेकेंगे, सर मैं बोलूं, सर मैं, पूरे 26 हाथ मुझे दिखाई देगा, हाँ सब, और 1-2 जन है जो पढ़ाई नहीं किए होंगे, क्लियर, कई हैं जो आपके जैसे, क्लियर, इफ यू आर ए ब्रिलियंट देन ओके, अगर नॉट देन ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे? ये हाथ नहीं टेकेंगे, ऐसे रहेंगे। तो सोचो कि 26 में से 20 ही हाथ खड़े हुए हैं कि सर मैं बोलूंगा व्हाट इज जर्नल। तो ये क्या हो गया? जनरल स्टेटमेंट। मैंने कोई स्पेसिफिक नहीं बोला कि उसको बोलो, मैंने बोला कौन बोलेगा, है कि नहीं? वो बोले कि सर मैं बोलूंगा, सारे हाथ टेक लिए, क्लियर? बस ये होता है जनरल स्टेटमेंट,
ठीक है, तो जनरल का मतलब ये क्या है, ओवरऑल टू ऑल, ओवरऑल टू ऑल, ठीक है। तो अभी ये देखो, ये इसको मैंने क्या बोला, माइक्रो को मैंने क्या बोला, माइक्रो को बोला स्पेसिफिक, क्योंकि इसका इंपैक्ट ओनली एक ही बिजनेस के ऊपर, क्योंकि हमारा जो कस्टमर है ना उसका इंपैक्ट हम पे ही आएगा, हमारा सप्लायर इंपैक्ट हम पे ही आएगा, हमारा कॉम्पिटिटर, हमारा इन्वेस्टर, हमारा इंटरमीडिएट, उसके इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, हमारे ऊपर ही आएगा। आप बोलोगे कि सर उसका आपके जैसा तो और भी बहुत हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारे साथ उसका रिलेशन क्या है, दैट इज द मैटर, क्लियर। तो दैट इज स्पेसिफिक। बट मैक्रो फैक्टर कि गवर्नमेंट ने सोलो ले लो कि कोई एक लॉ बनाया, कोई एक डिसीजन लिया, गवर्नमेंट कुछ लीगल पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गया, तो इसका इंपैक्ट थोड़ी ना एक बिजनेस पे आता है, एक बिजनेस पे आता है कि नहीं, वो कंट्री में, वो स्टेट में, वो एरिया में जितने भी सारे बिजनेस हैं सबके ऊपर आता है उसका इंपैक्ट। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, जनरल इंपैक्ट टू ओवरऑल ऑल, सभी के ऊपर आता है, तो दैट इज जनरल। द मैक्रो फैक्टर और जनरल फैक्टर्स impact or effect almost all the business in the state. स्टेट मतलब जगह, वो एक छोटा सा सिटी हो, नहीं तो एक कंट्री हो, नहीं तो एक कॉन्टिनेंट हो, कोई भी ले लो, दैट इज स्टेट। स्टेट का मतलब हमने लॉ में पढ़ा है, लॉ में है स्टेट मतलब एक एरिया को हम लेते हैं, ठीक है। तो ऑल द बिजनेस इन द स्टेट, स्टेट में जितने भी सारे बिजनेस हैं सबके ऊपर उसका इंपैक्ट आता है, ठीक है, क्लियर। अगर उसके बारे में और हम बोलें कि दीज आर टोटली, क्लियर, टोटली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल कुछ भी कर लो आप, कंट्रोल तो आप बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, बस उसके हिसाब से आप डिसीजन लोगे अपना, वो क्या किया उससे डिसीजन, ठीक है। अभी सोचो कि कुछ भी ले लो, अभी देखो कि जैसे कि अपना इंडस्ट्री में हुआ कि BS4 का जब मोटर व्हीकल आया, ठीक है, तो इसका इंपैक्ट क्या आया कि मोटर व्हीकल, सोचो कि आप BS3 का बहुत सारा प्रोडक्शन कर चुके हो, ठीक है, BS3 प्रोडक्शन आप बहुत सारे कर चुके। सोचो कि मेरा एक मोटरसाइकिल का कंपनी है, ठीक है, मैं BS3 का तकरीबन 1000 क्वांटिटी, 1000 पीस प्रोडक्शन होके मेरा है, मैं सोच रहा था कि अभी सेल करने के लिए भेजूंगा। अभी गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि नहीं, BS4 गाड़ी अभी नहीं चलेगा, BS3 गाड़ी नहीं चलेगा, BS4 ही चलेगा। तो कस्टमर क्या बोलेंगे कि थोड़ी ना BS3 का गाड़ी मैं क्यों खरीदूं, है कि नहीं। अगर सोचो कि आपको पता चला आज आप मोबाइल खरीदने जा रहे हो, आज जा रहे हो, ठीक है, अगर कल वो बोला कि कल एक नया लॉन्च होगा जिसमें कि वही पैसा में ज्यादा फीचर्स हैं, तो आप क्या बोले, नहीं मैं एक दिन रुक जाता हूं, कल लाके खरीदूंगा, ये सब नो। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट ने बोला कि BS4, मेरे पास 1000 क्वांटिटी था BS3 का, अभी क्या होगा, वो सारा का सारा हो गया मेरा वेस्ट, क्योंकि अभी कोई भी कस्टमर BS3 का गाड़ी नहीं लेगा, सब BS4 के लिए वेट करेंगे। तो ये हो गया क्या इंपैक्ट, मतलब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया ना उससे मैं कुछ नहीं कर पाया, पूरा का पूरा गया, मेरा ठप हो गया, फिर उसको मैं कुछ मॉडिफाई करूंगा, 3 को 4 करूंगा, सिर्फ इंजन को चेंज कर दूंगा, ठीक है कि नहीं। तो ये आ गया, तो ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसके हिसाब से मुझे कंट्रोल करना पड़ता है, मेरा डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं सोचूंगा कि नहीं अभी मैं BS3 का प्रोडक्शन बंद करो, 4 का प्रोडक्शन शुरू करो, ओके। एंड अभी बोलोगे कि सर इसमें कौन कौन जाता है, इसमें तो हर कोई जाता है बाहर वाला, है कि नहीं। मैक्रो एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ क्या, इसमें जाता है, सबसे पहले ले लो अपना सोशल कल्चरल, ठीक है, सोशल कल्चरल लीगल पॉलिटिकल, ठीक है, सोशल कल्चरल लीगल पॉलिटिकल, अपना इकोनॉमी, ओके, इकोनॉमी, देन है टेक्नोलॉजी, ठीक, ये जो के सोशल मतलब सोसाइटी ले लो, ठीक है, सोशल सोसाइटी, कल्चरल आवर कल्चर, लीगल मतलब आवर लॉ, पॉलिटिकल मतलब द पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो इकोनॉमी अपर दो इकोनॉमिक इंपैक्ट, देन टेक्नोलॉजी के बाद है अपना जो नेचर, फिर ग्लोब, ठीक है, ग्लोबल, क्लियर। ये जो सारे हैं ना इसको हम लाते हैं मैक्रो फैक्टर के अंदर, ओके, क्लियर। देखो अच्छे से आ गया समझ में।
दैट इज द बेसिक मीनिंग और इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में, ठीक है? ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे कुछ डेफिनेशन, तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि सारा कोई डेफिनेशन यूज नहीं करना है, क्योंकि डेफिनेशन तो याद नहीं रहने वाले, तो बस कुछ एक दो जो कि याद रख सकते हो उसको ही आपको करना है, रिवाइज करना है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला कि एक अच्छा सा डेफिनेशन है गिवन बाय B.O. व्हीलर, according to B.O. व्हीलर, according to B.O. व्हीलर, B.O. व्हीलर क्या बोलते हैं कि the total of all things, the total of all things, the total of all things external to farm and industry, external to farms and industry, farm and industry जो कि है अपना बिजनेस, एक है फार्म जो कि इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चर करता है, फार्म मतलब जो कि ओनली ट्रेड करता है, बेचता है, खरीद के बेचता है, ठीक है? तो फार्म एंड इंडस्ट्री विच इफेक्ट their organization and operation, affect their organization and operation, operation मतलब आपका काम, organization and operation, आगे समझ में? the total of all things external to farm and industry मतलब बिजनेस के जो बाहर के जो हैं फैक्टर्स जो कि एक्सटर्नल है, which affect, फिर जो हमारे ऊपर क्या डालते हैं, कुछ इंपैक्ट डालते हैं, द इफेक्ट देयर ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, हमारे काम के ऊपर, हमारे डिसीजन के ऊपर, हमारे हर किसी काम के ऊपर ये लोग इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है? नेक्स्ट अगर हम बोले और एक है अकॉर्डिंग टू डीपी जैन, अकॉर्डिंग टू डीपी जैन ये क्या बोलते हैं कि it refers to the totality of all factors, it मतलब business environment, it refers to the totality of all factors which are external to and एक्सटर्नल टू मतलब हमारा बाहर, हमसे बाहर, एक्सटर्नल टू मतलब टू बिजनेस, एक्सटर्नल टू बिजनेस एंड बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस एंटरप्राइज and their management, clear, and their management, है कि नहीं? इसमें आप बोलोगे सर बिजनेस एंटरप्राइज और मैनेजमेंट दोनों वर्ड यूज किया क्योंकि हर एक बिजनेस का एक मैनेजमेंट टीम का एफर्ट रहता है जो कि वो डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, डायग्नोस करते हैं, क्लियर, जो भी करते हैं, प्लानिंग प्लॉटिंग। और बिजनेस सेंटर ये बोला बिजनेस मतलब बिजनेस भी कुछ नहीं कर सकता, उसका एनवायरमेंट मतलब उसका मैनेजमेंट भी। बिजनेस मतलब इसमें यहां पे हम बोलते हैं कि दैट इज द गुडविल और आवर रेपुटेशन, क्लियर, रेपुटेशन। आप लोग देखोगे मार्केट में कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट का कोई वैल्यू नहीं रहता है। मैनेजमेंट आप कोई भी ले लो, मतलब कोई भी एक नया वाला मैनेजमेंट टीम ले लो, मैनेजमेंट लो या ना लो, बट आपका रेपुटेशन, आपका बिजनेस गुडविल ऐसा है कि कस्टमर आपके ऊपर अट्रैक्ट होकर आते हैं। मतलब योर मैनेजमेंट देयर एफर्ट इज नॉट नथिंग टू यू, क्लियर। मतलब ऐसा भी कुछ बिजनेस है जो कि सिर्फ रेपुटेशन की वजह से ही चलते हैं, मतलब उसमें मैनेजमेंट का कोई काम नहीं होता है, क्लियर। और कहीं कहीं पे मतलब बिजनेस एंटरप्राइज का कोई वैल्यू नहीं रहता है, मैनेजमेंट का वैल्यू रहता है, और कहीं कहीं दोनों का बहुत वैल्यू रहता है, क्लियर। तो यहां पे इसलिए इन्होंने दोनों को ऐड कर दिया कि आप अपना रेपुटेशन ले लो
और नहीं तो आपका मैनेजमेंट, दोनों मिलके भी वो चीजों को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर? दैट इज द डेफिनेशन गिवन बाय द टू बिजनेस एनालिटिक्स, that is B.O. Wheeler and D.P. Jain. The very means these two definition are very मतलब perfect precise definition. ये दोनों को आप अच्छे से याद रख सकते हो। Okay, clear? So that is about the meaning and definition of business environment. Now let us discuss the features. What are the features of business environment? मतलब क्वालिटी। जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि बिजनेस मतलब स्टडी एंड मैनेजमेंट पेपर में ये एक चीज है कि आप लोग मत सोचो कि सर फीचर याद रखना है, फंक्शन याद रखना है, स्कोप याद रखना है, इंपोर्टेंस याद रखना है, एडवांटेज याद रखना है, लिमिटेशन याद रखना है, इतना सारा कोई मतलब तकलीफ नहीं है। बस एक चीज को आप अच्छे से समझ लो, उसका मीनिंग अगर फीचर आप अच्छे से समझ गए तो अपना आपका फीचर जो है उसी को रिलेटेड आपका फंक्शन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, एडवांटेज, लिमिटेशन सारे वही है। ठीक है, तो हम फीचर्स को अच्छे से मतलब हर टाइम अच्छे से याद रखो कि फीचर्स को आप कैसे अच्छे से पढ़ पाओ, याद रख पाओ। एक बार अगर वो समझ में आ गया तो और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो चलो अभी हम देखते हैं द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेट्स सी स्टूडेंट्स द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये जो आप देख रहे हो कि ये जो है 10 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दोज आर स्पेसिफिक सिलेक्टेड वंस। ठीक है, आप कितने भी टेक्स्ट बुक ले लो, आपको इतने ही फीचर्स आपको मिलेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। ठीक है, तो एक एक पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं। अभी अगर सुनो, अगर आपको मीनिंग फीचर अच्छे से समझ में आ गया, क्लियर, तो आपको फीचर्स भी सारे के सारे इजीली समझ में आ जाएंगे डेफिनेटली। तो चलो हम देखते हैं कि ये जो 10 पॉइंट है इसका फीचर क्वालिटी क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो देखो, इसमें से ऐसा कुछ वोकैब है, मतलब वर्ड्स हैं जो कि आपके लिए नया है, ऐसा तो कुछ नहीं है क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर हमने पढ़ लिया, स्पेसिफिक जनरल हमने समझ लिया, इंटर रिलेटेड मतलब को रिलेटेड, कोऑर्डिनेटेड ये आपको मालूम है। इंटर रिलेटेड मतलब हर कोई एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब आपको याद है स्टैटिक और डायनेमिक दो होते हैं, है कि नहीं? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब ये ले लो, स्टैटिक, ये स्टैटिक लाइन मतलब नो चेंज, स्टेबल। डायनेमिक मतलब ये ले लो, ठीक है, इसको हम बोलेंगे डायनेमिक। क्लियर, मतलब हर वक्त चेंज रहता है, मतलब फ्रीक्वेंट चेंज। डायनेमिक चेंज होता रहता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है, दैट इज डायनेमिक। स्टैटिक मतलब पूरा स्टेबल। क्लियर? और क्या है कि अनसर्टेन, ऑब्वियसली एज वी आर अकाउंट स्टूडेंट्स वी नो अनसर्टेन मतलब क्या होगा क्या नहीं, हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। टोटली अनसर्टेन मींस बियॉन्ड आवर थिंकिंग, बियॉन्ड आवर फोरकास्ट। क्लियर? एंड वोलेटाइल जो कि हर वक्त चेंज होता रहता है। क्लियर? कॉम्प्लेक्स एंड एग्रीगेटिव ये आपको मालूम है, कॉम्प्लेक्स मतलब वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब जो कि हेट्रोजेनियस चीजों से लेके बनता है उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। क्लियर? कॉम्प्लेक्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल मतलब जो कि नॉट सो मतलब होमोजेनियस थिंग्स से लेके जो बना है, मतलब अगर आप उसमें ढूंढोगे कौन कौन मिलके बनाए तो सारे के सारे एक जैसे ही लगेंगे। तो उसमें हर किसी को समझने के लिए हमें कोई मतलब जैसे ले लो कि आपने एक मतलब जो हम जो खाना बनाते हैं, है कि नहीं, तो जब हम राइस बनाते हैं तो एक राइस को अगर हम देख ले तो पता चलता है हाँ पूरा का पूरा राइस सब कुछ पक गया। दैट इज सिंपल, होमोजेनियस, सारे एक जैसे हैं, मतलब हर किसी को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। वेयर एज क्लियर, कॉम्प्लेक्स मतलब इट कंसिस्ट ऑफ हेट्रोजेनियस थिंग्स। हेट्रोजेनियस मतलब सारे के सारे अलग अलग हैं, मतलब वो जो चीजों से लेके बना है सारे हेट्रोजेनियस है, मतलब सारे अलग अलग नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अगर आप एक को देखोगे तो आप पूरे के पूरे टोटल को लेके कोई भी बेसिस मतलब डिसीजन नहीं ले सकते, आपको हर किसी को एक एक करके चेक करना पड़ेगा टू नो कंप्लीट अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो दैट इज कॉम्प्लेक्स। तो अपना ये जो बोले ना कॉम्प्लेक्स, एग्रीगेटिव मतलब बहुत सारे थिंग्स को लेके बना है, इसलिए हम उसको बोलते हैं एग्रीगेटिव और हम उसको कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी आ गया अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड आपको मालूम है अपॉर्चुनिटी मतलब द समथिंग विच गिव यू सम बेनिफिट्स, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब कुछ ऐसा, कुछ एक्टिविटी और एनीथिंग विच गिव यू सम बेनिफिट, आपको कुछ बेनिफिट मिलेगा, आपको कुछ भी मतलब पॉजिटिव थिंग से मिलेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटी। थ्रेट मतलब द थिंग्स दैट गिव यू सम नेगेटिव रिजल्ट, दैट विल गिव यू सम नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव रिजल्ट, उसको हम बोलते हैं थ्रेट। थ्रेट मतलब नेगेटिव,
ऑन अपॉर्चुनिटी मतलब क्या पॉजिटिव और बेनिफिट, क्लियर। देन आएगा रिलेटिविटी, रिलेटिव मतलब इन रिलेशन मतलब डायरेक्ट इंपैक्ट मतलब डायरेक्टली किसके साथ रिलेटेड है, रिलेटिव मतलब इन रिलेशन टू मी, ऑन रिलेशन टू अदर्स, लाइक रिलेटिविटी। देन आएगा टेम्पोरल, टेम्पोरल तो मालूम है जो कि टेम्पोररी शॉर्ट टर्म के लिए आता है, शॉर्ट टर्म के लिए रहता है वो, मतलब नॉट लॉन्ग, दैट इज शॉर्ट टर्म टेम्पोरल। एंड वाइड स्कोप, स्कोप में वो बहुत ही मतलब कितना काम कर सकता है, कितने चीजों को वो इंपैक्ट डाल सकता है, क्लियर। दैट इज द बेसिक, क्लियर, द वोकैब दैट द वर्ड्स दैट कंटेन इन द फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो ये वर्ड आ गया। तो अभी आई होप आपको ये सारे जो पॉइंट्स है ना अभी समझ में आ गया होगा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। चलो देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बोला कि टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। यस ऑब्वियसली वी सी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम डिफाइन किए कि बिजनेस एनवायरनमेंट इज द टोटलिटी ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इंपैक्ट द बिजनेस, है कि नहीं। सो इट इज डेफिनेटली द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस भी हैं बट वो इतना हमारे ऊपर इंपैक्ट नहीं आता है, वो हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे ज्यादा नहीं एनालिसिस करते हैं। बट हम एक्सटर्नल के बारे में ज्यादा एनालिसिस करते हैं क्योंकि द एनवायरनमेंट इज मोस्टली क्लियर कंसिस्ट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दैट इज माइक्रो फैक्टर एंड मैक्रो फैक्टर्स, दैट इज माइक्रो में क्या क्या आता है, मैक्रो में क्या क्या आता है। ओके क्लियर। सो यस और नो, इट इज द टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस सारे के सारे मिला के ये बनता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। कोई एक को नहीं लेंगे हम, अपने सोसाइटी, कल्चर, गवर्नमेंट, लीगल ऐसा नहीं लेंगे, सबको लेंगे। जो जो हमने बोला मैक्रो फैक्टर में सबको लेके ही बनता है अपना बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके देन स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। यस जैसे कि हमने बोला कि एक्सटर्नल में दो पार्ट है, क्लियर। एक्सटर्नल में दो पार्ट है, क्लियर। एक तो है स्पेसिफिक, एक है जनरल। स्पेसिफिक मतलब माइक्रो, जनरल मतलब मैक्रो। सो डेफिनेटली जो है अपना एनवायरनमेंट, इसका दो कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर कि कुछ कुछ होते हैं जनरल इंपैक्ट डालते हैं कोई कोई मतलब कोई इंडिविजुअल बिजनेस को, और कुछ कुछ होता है स्पेसिफिक मतलब जनरल, ठीक है, जो कि पूरे के पूरे बिजनेस को मतलब हर कोई सेक्टर को वो थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालता है। ओके दैट इज अनदर फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इट कंसिस्ट some factors known as specific and some factor known as general, जो कि जनरल इंपैक्ट डालता है जनरल बिजनेस के ऊपर, सबके ऊपर, और स्पेसिफिक फैक्टर डालता है कुछ स्पेसिफिक बिजनेस के ऊपर। देन इंटररिलेटेड, इंटररिलेटेड क्या है कि द बिजनेस, द फैक्टर्स जो भी हमने देखा कि फैक्टर वो सारे के सारे ऐसे इंटररिलेटेड हैं कि कोई भी अगर एक भी कोई चेंज हो गया ना तो इसका इंपैक्ट सारे पे आएगा, क्लियर। जैसे कि ले लो, मैंने बोला कि लीगल, ठीक है, पॉलिटिकल, ग्लोबल, ठीक है, लीगल, पॉलिटिकल, ग्लोबल, सोशल, क्लियर, कल्चरल, आवर टेक्नोलॉजी, ठीक है, आवर नेचर, नेचुरल, ये तो सारे हैं ना। ये सारे क्या है, ये है अपने दो एक्सटर्नल फोर्सेस जिसको हम बोले इंटर रिलेटेड कैसे है। ये जो सारे हैं ना एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए का मतलब है अगर कोई भी एक चेंज होगा ना, द स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज इन वन फैक्टर दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट, गोइंग टू इंपैक्ट द अदर फैक्टर्स। यस और नो। ले लो कि ग्लोबल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लेंगे, ग्लोबल मतलब सुनो कि यूएसए का गवर्नमेंट चेंज हो गया। अभी सोचो, अभी यूएस का इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा है, अभी ले लो कि यूएस का गवर्नमेंट चेंज हो गया, दैट इज द ग्लोबल इंपैक्ट। यूएस का गवर्नमेंट चेंज हो गया, अभी कोई नया वाला गवर्नमेंट आ गया, तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर जाएगा, हमारे इंडिया के जो एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो यूएस से जितना भी एफडीआई आता है इंडिया के लिए, मतलब जो भी वो इन्वेस्ट करता है, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अपना डिफेंस मैकेनिज्म, अपना इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, बेनिफिट्स लेन देन का जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, वो सारे के सारे इंपैक्ट में आएंगे कि नहीं, डेफिनेटली आएंगे। क्योंकि ले लो कि जो गवर्नमेंट है उसका वो जो दिमाग है ना उसका आदमी का, वो सोचता है कि नहीं इंडिया अच्छा कंट्री है, इसके साथ मैं कोई भी रिलेशन नहीं रखूंगा, तो इसका क्या होगा, तो हमारे गवर्नमेंट में भी जो लॉ चेंज हो गया है कि नहीं। अब पहले जो था कि हम भेज सकते हैं इमीडिएटली, अभी नहीं भेजेंगे। पॉलिटी भी चेंज हो गया क्योंकि इसका इंपैक्ट, क्योंकि एफडीआई बंद हो गया ना, एफडीआई बंद होने की वजह से अपना जो भी है ना गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट में हेरफेर हो जाएगा। मतलब क्योंकि सब डिपेंड करता है बेनिफिट्स के ऊपर। आप सोचो कि एक गवर्नमेंट है, अगर लोगों के लिए अच्छा काम करेगा तो लोग अच्छा वोट देंगे, अच्छा काम करने के लिए अच्छा फंड चाहिए, फंड मतलब एफडीआई। बोलो कि एफडीआई बंद हो गया, फंड बंद हो गया, काम नहीं कर पाओगे, लोग वोट नहीं देंगे, आपका पॉलिटी भी चेंज हो गया, गवर्नमेंट भी चेंज हो गया।
सोसाइटी के ऊपर भी इंपैक्ट आता है। आपको, आप जो यूएसए के प्रोडक्ट यूज करते थे अभी नहीं मिलेगा आपको। कल्चर में भी चेंज हो गया, आपका ट्रेडिशन, स्टाइल, टेस्ट, प्रेफरेंस सब चेंज हो गया। और सोचो कि टेक्नोलॉजी में अगर कुछ चेंज हो गया तो सारा का सारा इंपैक्ट आएगा। आगे कि नहीं समझ में? मतलब ऑल आर इंटर रिलेटेड इन सच ए वे दैट चेंज इन वन फैक्टर दैट विल डेफिनेटली इंपैक्ट somehow the other factor. That's what we call, these are interrelated. Next, dynamic, जैसे मैंने बोला, yes, ये दो चीजों को आप अच्छे से याद रखो। ये दो है ना, डायनेमिक और टेम्पोरल, ये दो का रिलेशन है। क्यों? जो चेंज होते ना, द चेंज दैट विल हैपन इन द एनवायरमेंट दैट विल डेफिनेटली डायनेमिक। डायनेमिक मतलब उसका कोई ठिकाना नहीं रहता है, हर वक्त चेंज होता रहता है। अभी एक है, अभी चेंज, अभी एक है, अभी चेंज, अभी एक है, अभी चेंज, चेंज चेंज चेंज, ऐसा पूरा का पूरा कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। ये जो है ना अपना ईसीजी, हम उसको बोलते हैं, जैसे ईसीजी के ग्राफ के हिसाब से हमारा एनवायरमेंट भी वैसा ही है। द फैक्टर्स आर आल्सो लाइक दैट ईसीजी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, फ्रीक्वेंट, मतलब कोई भी स्टैटिक पोजीशन में नहीं रहता है। कभी कोई ऊपर चला जाता है, कभी कोई नीचे, ऊपर नीचे। टेक्नोलॉजी समहाउ हाई समहाउ डाउन, कल्चर हाई डाउन, सोसाइटी हाई डाउन। सोसाइटी मतलब हमारा जो द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्लियर? ये सारे अल्टीमेटली अप डाउन होते रहते हैं। और ये एक है कि टेम्परल, जो चेंजेस होते हैं ना वो बहुत लंबा टाइम नहीं चलता है। द इंपैक्ट इज वेरी डेफिनेटली ऑल द चेंजेस, क्लियर? द बिजनेस एनवायरमेंट, the factors, the change in business environment, the impact of those environment is very short term, not going for a long period of time. Clear? The changes, the impact is stable for you, for your business in a short term basis, not for long term basis. क्योंकि आज एक रूल आया है, ठीक है? एक महीने के बाद उसमें और कुछ अपडेट्स आ जाएंगे और कुछ अमेंडमेंट आ जाएंगे। टेक्नोलॉजी, अभी सोचो कि टेक्नोलॉजी में ले लो ऑपरेटिंग सिस्टम की 10 आया है, ऐसा हो सकता है एक महीने के बाद 0.11 भी आ सकता है सॉफ्टवेयर का। तो दोज आर ऑल टेम्पोरल, मतलब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला है। दोज आर इंपैक्ट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, नॉट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? अब ले लो कि एक बिजनेस का एक टाइम पे कोई रूल चेंज होगा, वो थोड़ा डाउन हो जाता है, तो उसका मतलब थोड़ी नहीं है कि वो पूरा डाउन होता है, नहीं, डाउन होता है फिर वो ग्रो करता है, बिकॉज द इफेक्ट इज टेम्पोररी। टेम्पोरली थोड़ा इंपैक्ट करता है। अभी ले लो कि पैंडेमिक सिचुएशन आ गया, सारा का सारा बिजनेस बंद हो गया, सारा का सारा काम बंद हो गया, अपना लाइफ पूरा गड़बड़ हो गया। बट ये जो चेंजेस हुआ थोड़ा ना परमानेंट है, वो टेम्पोरर। अभी 5-6 महीने के बाद फिर सब धीरे धीरे इकोनॉमी अपना ग्रो कर रहा है, और 2-3 महीने के बाद जब वैक्सीन आ जाएगा, सबको लग जाएगा, ये पैंडेमिक सिचुएशन पूरा खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर आ जाएगा। फिर में भी और कोई बीमारी भी आ सकता है, टेम्पोरर, सब टेम्पोरर है कि नहीं? कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, एंड ऑल आर डायनेमिक, फ्रीक्वेंटली चेंज होता रहता है। ओके, क्लियर? एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अनसर्टेन एंड वोलेटाइल। अनसर्टेन मतलब क्या होगा? अभी जब ले लो, अभी ये जो पेंडेमिक आया कोविड-19, हमें थोड़ी ना पता था 2019 जब 2020 ईयर स्टार्ट हुआ, हमें थोड़ी ना पता था कि ये पेंडेमिक आने वाला है, अपना इकोनॉमी इतना नेगेटिव में जाएगा। हमारा इंडिया का तो अभी पॉलिसी है कि हम क्या ट्रिलियन है कि नहीं, ट्रिलियन इकोनॉमी हमारे जाएंगे। क्लियर? हमारे इकोनॉमी का भी एस्टिमेट्स है कि हम ट्रिलियन में जाएंगे। बट क्लियर, अभी अपना जो सिचुएशन क्या हो गया, हमारा इकोनॉमी अभी नेगेटिव में आ गया। ये हमें थोड़ी ना पता था ये ऐसा होगा। नो डाउट हमें पता है कि चेंज होगा, बट ऐसा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, ऐसा चेंज होगा कि नेगेटिवली हम पूरा डाउन कर जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना। तो इसको बोलते हैं अनसर्टेन, मतलब जो चेंज होगा ना, क्या होगा हमें नहीं पता। अभी भी हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि चलो अभी फिर से बिजनेस शुरू हो गया, अभी सब इकोनॉमी पूरा ओपन हो गया, बट पेंडेमिक का सिचुएशन, ये जो कोविड का इंपैक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, ये भी हमें नहीं पता। मे बी इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी हमारे ऊपर आ सकता है, और पता चलता है कि केसेस और बढ़ गए, है कि नहीं? अभी तो इंडिया का पूरा तो ग्लोब में 2nd पोजीशन पे आ गया, ऐसा भी हो सकता है 1st पोजीशन भी जा सकता है, ऐसा भी कोई नहीं पता। सो अनसर्टेन, इसलिए आपको बोल रहे हैं कि जो मास्क यूज करो, सैनिटाइज करो, मतलब कुछ लिमिट में रहो, क्योंकि देयर इज नो गारंटी। अनसर्टेनिटी क्यों बढ़ सकता है कि कम हो सकता है कि क्या हो सकता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्या आ गया कि ठीक है, अनसर्टेन एंड वोलेटाइल। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्लेक्स। यस, ऑब्वियसली द फैक्टर्स जो भी है ना, जो मैंने बोला, दी फैक्टर्स, कल्चर ले लो, अपना कल्चर, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, ग्लोबल, नेचुरल, लीगल, पॉलिटिकल, ये जो सारे के सारे हैं ना, ये सारे के सारे अगर हम फ्रीक्वेंट क्लास में पढ़ेंगे आगे की क्लास में, ऑल आर डेफिनेटली सेपरेट, मतलब डिफरेंट फ्रॉम अदर।
सब हर किसी का नेचर, फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, काम करने का तरीका पूरा का पूरा अलग रहता है कि नहीं? तो इसके हिसाब से क्या होता है, ऑल द फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ऑल आर हेट्रोजेनियस फैक्टर्स, नो सिमिलरिटी वाज देयर। ओके, क्लियर? दैट्स व्हाई वी कॉल दीज आर कॉम्प्लेक्स। एंड एग्रीगेटिव, एग्रीगेटिव मतलब सब मिलके रहते हैं, सब मिलके ही इंपैक्ट डालते हैं और एक सब मिलके ही एक एनवायरमेंट बनाते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इज कॉम्प्लेक्स और एग्रीगेटिव। क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन, इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। क्लियर? एनवायरमेंट एक ऐसा है कि ये जो एनवायरमेंट इट विल मे प्रूव अपॉर्चुनिटी और बेनिफिटेड और पॉजिटिव फॉर वन एंड नेगेटिव फॉर अदर। क्लियर? पॉजिटिव फॉर वन इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर अदर। जैसे कि अपना है ना डेबिट क्रेडिट रूल, वन साइड डेबिट हुआ तो डेफिनेटली वो अदर साइड क्रेडिट होगा। तो बिजनेस एनवायरमेंट का इंपैक्ट भी वैसा रहता है। कुछ भी अगर चेंज होता है तो डेफिनेटली वो जब एक के लिए पॉजिटिव न्यूज लाता है, दूसरे के लिए नेगेटिव न्यूज लाता है डेफिनेटली। क्लियर? सोचो कि एक पोजीशन खाली है कि नहीं, एक जॉब पोजीशन खाली है। क्लियर? उसमें जब कोई एक बंदा सेट हो जाता है, मतलब अपॉइंट होता है, उसके लिए बेनिफिट, दैट इज अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जॉब मिल गया। वही टाइम पे दूसरे के लिए वो बैड न्यूज है। क्यों? जो कि रिटायर किया है कि नहीं, जिसको कि उसने निकाल दिया, कि मतलब फायर आउट कर दिया, कि निकाल दिया, कि रिटायर हो गया, उसके लिए वो बैड न्यूज है, क्योंकि इनकम सोर्स उसका खत्म हो गया। सो दैट इज द सेम थिंग, वन थिंग हैपन बट दैट विल गिव सम बेनिफिट टू वन पार्टी एंड नेगेटिव रिजल्ट टू अनदर पार्टी। ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू दैट, the business environment, whatever change happen in the business environment will provide to be opportunity and threat, someone from threat, someone from, but we don't know ki it is benefited, whether it is opportunity or threat to us. Maybe it is temporarily threat to us, but subsequently it may be opportunity for us, because all are temporal, all are dynamic. We know that these are going to change, these are not stay for a longer period of time. So definitely if it is a temporarily threat for us, then it will definitely going to be opportunity in subsequent period. ओके, क्लियर? आ गया? अगर और भी एग्जांपल ले लो कि अपना जैसे गवर्नमेंट में ये जो BS3 का गाड़ी चल रहा था, व्हीकल्स चल रहे थे, ठीक है? अभी क्या हो गया, रूल चेंज हो गया, BS4 का गाड़ी चल रहा है। तो इसमें क्या हो गया, जो BS3 का जो प्रोडक्शन करके रहे हैं बहुत सारा यूनिट्स है, उनके लिए हो गया पूरा, ये हो गया पूरा का पूरा थ्रेट हो गया, क्योंकि उनके लिए पूरा लॉस हो गया, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो BS3 का गाड़ी तो अभी नहीं खरीदने वाले, है कि नहीं? सोचो कि आप सोच रहे हो कि 5 लाख लेके एक गाड़ी खरीदोगे, आपका क्या दिमाग में रहेगा कि एक गाड़ी खरीदा तो चलो 5-10 साल में यूज करता रहूं। बट अगर आप BS3 का गाड़ी यूज करोगे, खरीदोगे, तो गवर्नमेंट 1-2 साल में वो बंद कर देगा, सीज कर देगा। तो 1-2 साल के बाद आपका 5 लाख पूरा ठप हो गया। तो आपको क्या आएगा दिमाग में, नहीं मैं BS3 का गाड़ी नहीं खरीदूंगा, मैं BS4 का खरीदूंगा। तो वो टाइम पे सोचो जो BS3 वाला प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो कंपनी है, उसके लिए थ्रेट है और BS4 के लिए अपॉर्चुनिटी। ओके, क्लियर? नेक्स्ट आ गया रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ये क्या है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, दोज आर मोस्टली रिलेवेंट। रिलेवेंट मतलब रिलेटेड टू समहाउ। ठीक है? मतलब सोचो कि अपने गवर्नमेंट में, सोचो कि अपने इंडिया में कोई एक गवर्नमेंट चेंज हो गया तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर आएगा, बट यूएस में होते उसका भी आता है, बट दैट इज इनडायरेक्ट। सो रिलेटिविटी मतलब इट विल डेफिनेटली इंपैक्ट सम इंडिविजुअल बिजनेस फ्रॉम डायरेक्टली एंड सम टू अदर्स इनडायरेक्टली। उसको हम बोलते हैं, ये जो फैक्टर है ना, स्पेसिफिक जनरल फैक्टर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिविटी। जो बिजनेस एनवायरनमेंट, हर each and every factor is directly and indirectly linked up or impacting the different business and or relative to different business in different manner. Okay, then हो गया temporal and wide scope. Wide scope because we know, क्योंकि the environment में ऐसे फैक्टर्स हैं, इतने सारे फैक्टर्स हैं, अभी नया में और भी फैक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है? तो द स्कोप इज वेरी वाइड, बट दैट वी कैन से कि ये सब स्टेबल होके एक जैसा हर दिन नहीं रहने वाला है। दिस थिंग्स आर गोइंग टू चेंज टाइम टू टाइम। ओके, गोइंग टू चेंज टाइम टू टाइम एंड दैट विल इज दैट दोज आर गोइंग टू प्रोवाइड अस थ्रेट, अपॉर्चुनिटी टाइम टू टाइम। इट मीन्स द स्कोप इज वेरी वाइड। That means the business environment consists of lot of factors, complex factors, all are dynamic, all are temporary, all are going to change, those are uncertain. So according to this factor, we can say the scope of business environment is very wide, not narrow. Here, it is very difficult to understand your business environment in a simple way.
नो यू नीड बेसिक, बहुत सारे टेक्निक्स यूज करने पड़ते हैं, हम देखेंगे आगे क्लास में, टू अंडरस्टैंड योर एनवायरमेंट. सो दैट्स व्हाई वी कैन से द स्कोप इज वेरी वाइड. ओके, क्लियर? आ गया समझ में? सो आई होप आप देख लो अच्छे से ये पॉइंट्स को अच्छे से देख लो. आ गया समझ में? अगर इसमें अगर कोई भी आपको डाउट है आज के क्लास में तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी योर डाउट्स and questions in the comment section. I will definitely solve those things for you. Okay, or in our next class we are going to solve, or we are going to know, understand, learn the other things of business environment. Okay, so that's it for today's session. Thank you all for your patience, for your presence. Goodbye.